गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करेंगे एक नई जानकारी के साथ, जो आज हम शुरू करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। जो इससे पहले जस्ट पहले एक चैप्टर हुआ है, उसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा रह गया था, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसको दूसरे पार्ट में किया है। तो पार्ट 2 भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दूसरा भाग है ये। तो इसमें हम एक पॉइंट है न्यूज से शुरू करेंगे। आप लोग न्यूज सुनते होंगे, कोई शायद अगर जानता हो न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी जो चारों दिशाओं से जो चीजें आती हैं उसी को हम लोग न्यूज कहते हैं। ठीक है, तो खैर हम उस चीज की यहां बात नहीं करेंगे। हमको क्या करना है कि हमको देखना, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत ये पूरा इंडिया है, इंडिया का सबसे दक्षिण में कौन सा हिस्सा है या उसका क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है, उसका क्या नाम है। सबसे पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट क्या है। वो जो पॉइंट है, वो जो बिंदु है, वो स्थान है, उसका क्या नाम है। तो इसी तरीके से नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया और सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा हुआ है। जहां तक हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि सबसे उत्तरी स्थान के हम लोग देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग सुने हैं। इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सुनते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वो जो पॉइंट है, जो बिंदु है, जो सबसे पूरब में है, उसको एग्जाम में पूछता है। जैसे भारत का पूछा हुआ है सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसी का एक और नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट इसका नाम है, जो कि हमारे कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में ये पड़ता है, एक ही नाम है दोनों, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। अभी तक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कल को ऐसा पूछ दे आपसे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो मेन लैंड है इंडिया का, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर चर्चा की जाए तो वो हम लोग सुनते हैं कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को एक आप बोला जाता है केप कोमोरिन, जो सदर्न टिप होता है, सबसे दक्षिणतम टिप होता है, बिंदु होता है, उसको केप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केप। आप लोग सुने होंगे कि जो वास्को डिगामा था वो आया था, जो वास्को डिगामा था वो भारत आया था। तो देखिए, कहा जाता है केप पुर्तगाल से चला था और अटलांटिक महासागर, पुर्तगाल से यहां से चला था और अटलांटिक महासागर होते हुए केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या है, उसने ये जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दिख रहा है वहां से, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो टिप है, उसे क्या कहते हैं, केप। तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसी तरह इंडिया का जो दक्षिणतम पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन। सदर्न टिप को किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी मुख्य भूमि को केप बोलते हैं। अफ्रीका के सदर्न टिप को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, जहां से होकर के आपका वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। इंडिया के सबसे सदर्न पॉइंट जो कन्याकुमारी है, उसे क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन। ठीक है, केप कोमोरिन ये है कन्याकुमारी के पास में, जो कि मुख्य भूमि का, मेन लैंड का दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, केप कोमोरिन। ये पूछा नहीं है, हो सकता है आगे चल के पूछ दे, इसलिए तैयार रहिएगा। वैसे इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट, जो कि कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में। अब बात कर लेते हैं सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंडिया का कहां है, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु जो है आपका, देखिए ये है आपका इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कहां पड़ता है, वही सियाचिन के पास में पड़ता है, लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु। अब बात कर लेते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पॉइंट भारत का क्या है? तो वेस्टर्न पॉइंट आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है गहिरमोता। गहिरमोता या फिर गौर माता भी इसको बोल दिया जाता है, गौर माता। ये कहां पड़ेगा, किस राज्य में पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ेगा। ये कहां पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, गहिरमोता। ये है आपका। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट आता है सबसे पश्चिमी बिंदु में, सरक्रीक। लोग बोल देते हैं सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या है? सरक्रीक। लेकिन सरक्रीक जो है वो थोड़ा सा बड़ा इलाका है, सबसे पश्चिम में सबसे बड़ा इलाका है सरक्रीक, लेकिन उसका एग्जैक्ट पॉइंट जो सबसे पश्चिम में है उसका क्या नाम है? गौर माता या फिर गहिरमोता। ठीक है, तो सरक्रीक है आपका, ये जो सरक्रीक है ये आपका कभी कभी ये वाटर लॉगिंग एरिया है, ये वाला एरिया है, जो कि कभी कभी एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, सरक्रीक किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो आपको पता है सबसे पश्चिम में है, गुजरात के तट पे है। तो गुजरात के तट पे कौन सा देश हमारा लगता है? पाकिस्तान लगता है। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आप करने में सक्षम हो जाएंगे कि सरक्रीक किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि सरक्रीक इंडिया के वाटर लॉगिंग एरिया है, जल जमाव का एरिया है, जो कि भारत के पास है, पाकिस्तान उस पर क्लेम करता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के, तो ऑप्शन इसको भी याद रखिएगा, शायद अगर ऑप्शन में दे दे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का है, आपके ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरक्रीक भी याद रखिएगा और गौर माता भी याद रखिएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी बिंदु, 3 हो गए। चौथा सबसे पूर्वी बिंदु है ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया किस राज्य में पड़ेगा? सबसे पूरब में कौन सा राज्य हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह है जो सबसे पूरब में पड़ेगा? तो उसका नाम है किबिथू। किबिथू जो कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इसके साथ भी वही कहानी है, जैसे इसके साथ एक बड़ा इलाका सरक्रीक भी कभी कभी पुस्तकों में दिया रहता है, एग्जाम में भी पूछ देगा। किबिथू भी एक बड़ा इलाका, कभी कभी नाम आ जाता है सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू। ठीक है, तो सेम कहानी है, वालांगू बड़ा इलाका है, एग्जैक्ट जो सबसे पूरब में पड़ता है उस पॉइंट का क्या नाम है? तो किबिथू है। ठीक है, ये था आपका इंडिया का न्यूज पॉइंट, यानी नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया और सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे सीमा रेखा, यानी बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ये जो इधर पाकिस्तान है इधर इंडिया, अभी हम लोग पड़ोसी देश इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा है, जो बाउंड्री है, इस लाइन का क्या नाम है? इस रेखा का क्या नाम है? ठीक है, तो इस रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, किसके किसके बीच है? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ रेखा है। कब खींची गई थी? 1947 में, 1947 में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो आज़ादी जब हमको मिली थी 1947 में, तो उस समय, उससे पहले इंडिया पूरा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता था। इधर आपका बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ये पूरा इंडिया हुआ करता था। ये इंडिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था, अफगानिस्तान तक। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने स्वतंत्रता के करीब होते गए, लगभग 1940 के दशक में जिन्ना साहब पाकिस्तान की मांग करने लगते हैं, और वहाँ से शुरू होता है एक अलग देश बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर मांग करते करते अंत में जब कई प्लान भेजे गए, जैसे आपके क्रिप्स मिशन भेजे गए हों, चाहे बेबल प्लान हो, चाहे आपका शिमला समझौता, तमाम तरह की कोशिश की गई कि यहाँ पे मना लिया जाए, लेकिन नहीं माने जब जिन्ना साहब कि नहीं, हमको अलग राष्ट्र चाहिए ही, जो कि इस्लाम मेजॉरिटी वाला जो एरिया हुआ करता था, मुस्लिमों का जो बहुल एरिया हुआ करता था। जिन्ना साहब कह रहे थे कि उनको एक पाकिस्तान देश के रूप में संगठित कर दीजिए। ठीक है, तो
इस कारण से फिर अंत में वही आता माउंटबेटन प्लान, जो कि आपका जिसका यही निष्कर्ष निकलता है कि बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा। तो इस बंटवारे में जो जैसे आपका इस्लाम बहुल एरिया हुआ करता था, आपका सिंध है, बलूचिस्तान है, और आपका इधर ये गिलगित है, और इधर बंगाल। इंडिया में एक ही बंगाल है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। भारत में अभी एक ही बंगाल है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। यानी ये बता रहा है कि कभी न कभी पूर्वी बंगाल रहा होगा, कभी न कभी पूर्वी बंगाल रहा होगा। ठीक है, तो यही पूर्वी बंगाल जो है ये पूरा बंगाल हुआ करता था, जो कि बंगाल के पश्चिमी हिस्से में हिंदू कम्युनिटी की मेजॉरिटी हुआ करती थी और पूर्वी हिस्से में इस्लाम की मेजॉरिटी हुआ करती थी। तो जिन्ना साहब के कथनानुसार ये क्या नाम है, माउंटबेटन प्लान में इसको पूर्वी बंगाल को किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। पश्चिमी बंगाल किसको मिला, इंडिया को मिलता है। तो वहीं आज भी हमारे पास वेस्ट बंगाल के नाम से आज तक जाना जाता है। हालांकि अब बंगाल सरकार कोशिश कर रही है, ममता जी, कि इसको अब बंगाल केवल नाम कर दिया जाए, लेकिन अभी भी वेस्ट बंगाल है। तो ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान बना था उस समय, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो इन दोनों की सीमाएं जो है निर्धारित किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ। एक चीज और, यहां पे सिरिल भी आप लोग लिख लीजिएगा। सिरिल रेडक्लिफ एक महोदय थे, उन्हीं से कहा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कर दीजिए। तो वही 1947 में किए थे। तो इसको सीधे सीधे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। कभी कभी ये पूछा हुआ है कि कौन किए थे, तो रेडक्लिफ तो लास्ट में है, उसमें 2 रेडक्लिफ दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान, दूसरी सीमा रेखा है हमारी किसके साथ, उसके साथ, चाइना के साथ। दूसरी सीमा रेखा हमारी चाइना के साथ है, जिसका क्या नाम है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच, इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। जैसे अभी हाल ही में हमने बहुत सारा चाइना के साथ काफी समय तक पिछले 3-4-5 महीनों में टसल चल रहा था, जिसमें कभी भी मैकमोहन हमको सुनने को नहीं मिला, है ना। जब भारत और चीन के साथ हमारी मैकमोहन रेखा है तो हमको दिखनी चाहिए ये मैकमोहन रेखा, या सुनने में आना चाहिए कि मैकमोहन रेखा पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कभी नहीं मिला। बार बार हमारे बीच एक टर्म निकल के आ रहा था जिसका नाम था LAC, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा बार बार आ रहा था। तो इसका कारण क्या है समझ लीजिएगा कि जो मैकमोहन लाइन है ये केवल अरुणाचल प्रदेश वाली जो सीमा है इसको मैकमोहन बोलते हैं, और इसके अलावा जो भी हमारी चाइना के साथ बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं। तो हमारा जो टसल हुआ था चाइना के साथ, लद्दाख वाले रीजन में हुआ था, सिक्किम वाले रीजन में हुआ था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं था इस बार। तो इसलिए मैकमोहन का नाम कहीं नहीं आया था, केवल क्या आया था, LAC आया था। ठीक है, तो LAC भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए कि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये किसके साथ है, ये भी पाकिस्तान के साथ। मेन मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना। अगर यहाँ लिखना हो तो इंडिया में भी क्या लिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वही केवल मैकमोहन लाइन है। ठीक है, ये खींची कब गई थी मैकमोहन लाइन 1914 में, 1914 में, 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई थी। तीसरी लाइन की बात कर लेते हैं। तो तीसरी लाइन है हमारी कौन सी, अफगानिस्तान के साथ। हमारी नहीं है ये लाइन, ये इसका नाम है ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा पहले हुआ करती थी, ये कब खींची गई थी पहले समझ लीजिए, 1896। किसके किसके बीच है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा यानी पाकिस्तान है और इसके बाद अफगानिस्तान है, इनके बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम था, ड्यूरंड लाइन। पहले ये लाइन हुआ करती थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जब खींची गई थी कब, 1896 में, 1896 में,
लेकिन 1947 में जैसे ही पाकिस्तान अलग हो गया तो ये सीमा रेखा किसके किसके बीच हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ये चीजें हमारे सिलेबस से हट जानी चाहिए, लेकिन आयोग अगर पूछ देता है इसलिए अभी तक चल रहा है, वैसे इसकी रिलेवेंसी नहीं। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि चीजें इंडिया को कैसे इफेक्ट कर रही हैं। कोई भी चीज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो, हम ये देखते हैं कि वो भारत को कैसे प्रभावित करे, कोई भी घटना हो। तो यही चीज है। तो ड्यूरेंट लाइन जो है 1896 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो है कि आपका कुछ चैनल्स हैं। चैनल का मतलब क्या होता है, जलमार्ग होता है। जैसे हम देखेंगे कि इंडिया था, भारत का जो कन्याकुमारी था वो किस डिग्री पर हुआ करता था, भारत का कन्याकुमारी जो था वो 8 डिग्री 4 मिनट पे हुआ करता था। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के ऊपर कितने डिग्री, जम्मू कश्मीर 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ अक्षांश पे था। 9, 10, 11, 12 करते करते जम्मू कश्मीर का जो अक्षांशीय विस्तार था वो कितना था, वो था आपका 37 डिग्री 6 मिनट। 8 से 37 हम लोग देखे थे, इधर 68 से 97 देशांतर देखे थे। तो 8 डिग्री जो जलमार्ग है, 8 डिग्री जो अक्षांश है, इस पे जो आपका 8 डिग्री मान लीजिए कन्याकुमारी से हल्का सा टच करता है, लेकिन जितना पूरा 8 डिग्री है ये पूरा पानी पानी है, तो पूरा जो पानी वाला एरिया है इसे 8 डिग्री जलमार्ग बोल दिया जाता है, 8 डिग्री चैनल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो और 8 डिग्री पर कन्याकुमारी है, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ये 8 डिग्री से भी नीचे है, इंदिरा पॉइंट। तो देख लेते हैं 8 डिग्री से भी नीचे, ये देखिए ये है इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है। तो हम आपको बताए थे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कल को आपको इस तरीके से पूछ दे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो क्या होगा, अगर उसमें 6 डिग्री 4 मिनट दे दे तो आपको क्या लगाना होगा, 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक है, 37 डिग्री। इतने अक्षांशों के बीच इंडिया है, लेकिन 6 डिग्री वाला संपूर्ण भारत का पूछा नहीं है। नॉर्मली यही पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसमें 8 से लेकर के 37 डिग्री तक देता है, ठीक है। थोड़ा सा आप ये जानते रहेगा, इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 8 डिग्री अक्षांश है, इस पे ये जो पूरा पानी है इसको 8 डिग्री चैनल बोल दिया जाता है, इसको 8 डिग्री चैनल बोल दिया जाता है, 8 डिग्री जलमार्ग बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो 8 डिग्री चैनल देखिए ये है, और इसके नीचे एक मालदीव देश है जो कि ये मेनलैंड इंडिया के हल्का से नीचे पड़ता है, मालदीव है। ऊपर लक्षद्वीप है, ऊपर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसका क्या नाम है, मिनिकॉय, जिसका क्या नाम है, मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, 8 डिग्री चैनल बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, ठीक है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो अक्षांश से घटेगा कि बढ़ेगा, इसके ऊपर बढ़ेगा 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री ऊपर करते करते जो जम्मू कश्मीर है वो कितना डिग्री पर है आपका, 37 डिग्री। नीचे घटेगा 0 तक जाएगा, फिर 0 के बाद फिर दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जानते हैं, ग्लोब में हम बताए हैं। तो आपका 8 डिग्री के ऊपर कौन सा डिग्री आएगा, तो 9 डिग्री आएगा, देख लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है ये। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। लक्षद्वीप के, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का आइलैंड है, लेकिन मिनिकॉय हल्का सा दूर है, अलग है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, बिटवीन मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, याद रखिएगा। इसके ऊपर बढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल, 3 चैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल जो होता है ये है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जलमार्ग भी बोला जाता है इनको, ठीक है, चैनल को जलमार्ग भी बोला जाता है। तो अंडमान निकोबार है ये क्या है, पूरा अंडमान निकोबार, ये है आपका अंडमान निकोबार। तो ऊपर के ये जो आइलैंड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, अंडमान। ऊपर के आइलैंड्स को, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको अंडमान बोला जाता है, और ये जो नीचे के आइलैंड्स हैं उनको निकोबार बोला जाता है। तो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाली या उनके बीच में
कौन सी चैनल है, कौन सी जलमार्ग है, तो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा अंडमान के आइलैंड्स है, ये पूरे किसके हैं, निकोबार के हैं। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच है। ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा सा बढ़ेंगे तो लगभग 14 डिग्री चैनल है। 14 डिग्री चैनल जो कि आपके इस मैप में देखेंगे तो ये है आपका 14 डिग्री चैनल, ये है आपका 14 डिग्री चैनल। ठीक है, 14 डिग्री चैनल ये है। तो अंडमान के जस्ट ऊपर है और इधर म्यांमार देश है, म्यांमार का एक आइलैंड है, ये देखिए इसका क्या नाम है, कोको आइलैंड। क्या है, कोको, म्यांमार के एक आइलैंड है कोको, और इसके नीचे अंडमान है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो अंडमान ऊपर वाले हैं। तो कोको चैनल किसके किसके बीच है, उत्तरी अंडमान या फिर अंडमान कह लेंगे, अंडमान और कोको द्वीप के बीच। कोको द्वीप किसका द्वीप है, तो म्यांमार का द्वीप है। तो यहां पे आपका है एक कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार देश का है। तो कोको चैनल, इसको क्या बोलते हैं, कोको चैनल, कोको जलमार्ग। चैनल का मतलब होता है जलमार्ग। तो कोको चैनल कोको और अंडमान के बीच में है, कोको और अंडमान, कोको म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको यहां मैं लिख भी दिया हूं, लिखना हो तो। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन पास देख लीजिए, भूल गए इसको। डंकन पास ये अंडमान है, पर आपका जो है ये उत्तरी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है। जाके इसको मैप में लोकेट करिएगा अंडमान को खोल करके। उत्तरी अंडमान है, उसके नीचे मिडिल अंडमान है, उसके नीचे साउथ अंडमान है, 3 अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर किसका हिस्सा है, तो पोर्ट ब्लेयर आपका साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान का हिस्सा है। उसके नीचे ये सारे आइलैंड्स किसके हिस्से हैं, तो निकोबार के। तो साउथ अंडमान के नीचे आपका लिटिल अंडमान है, उत्तरी अंडमान, बीच का अंडमान यानी मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसके बाद आपका लिटिल अंडमान। आप जाके मैप में इसको जरूर लोकेट करिएगा। तो इसके बाद क्या है, फिर कार निकोबार है और नीचे आपका लिटिल निकोबार है। तो डंकन पास जो है वो कहां है, ये देखिए इसी बीच में 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। एग्जैक्ट देखिए, ये आपका डंकन अंडमान जो है ये पूरा दक्षिण कार निकोबार है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान, और नीचे आपका लिटिल निकोबार है। ठीक है, डंकन पास है, ये आपका डंकन पास है। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, सदर्न अंडमान यानी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है आपका डंकन पास। दक्षिण अंडमान एक आइलैंड है, छोटा अंडमान एक आइलैंड, इन दोनों के बीच में कौन सा पास है, तो डंकन पास है। ये चीज आप जा करके मैप में जरूर लोकेट करिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो माइन्यूट है, वहां छोटा है कि दिखेगा नहीं। तो ऊपर दक्षिण अंडमान, नीचे लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में कौन सा पास है आपका, डंकन पास। कोको पास, कोको चैनल देख लिए हम लोग। कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है और अंडमान के बीच में है। उत्तरी अंडमान और कोको के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपका कौन सा है, कोको चैनल है, जो कि लगभग 14 डिग्री के आसपास ये जाता है। तो 8 डिग्री चैनल देख लिए, 9 डिग्री चैनल देख लिए, 10 डिग्री चैनल देख लिए, 14 डिग्री यानी कोको चैनल भी देख लिए। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो इंडिया का लास्ट जो है 37 डिग्री है आपका, 37 डिग्री अक्षांश है। 37 डिग्री के जस्ट ऊपर एक आएगा 38 डिग्री आएगा, 38 डिग्री अक्षांश आएगा। तो जब ये अक्षांश पानी में थे तो हम कह दिए चैनल है, जब ये अक्षांश पानी में थे तो हमने कह दिया उस चैनल है। जब यही अक्षांश पूरे रूप से जमीन पे चले जाते हैं तो उनको बोला जाता है पैरेलल। क्या बोला जाता है, पैरेलल यानी समानांतर रेखा। ठीक है, तो एक है आपकी 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री 38 डिग्री समानांतर रेखा, जो कि 37 डिग्री के जस्ट ऊपर है, इंडिया के जस्ट ऊपर है। वो आप देखेंगे इस मैप में देखेंगे तो वो आपके
38 डिग्री पैरेलल इधर से जाएगी उत्तर कोरिया, चाइना के जस्ट बगल में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। जैसे पहले एक कोरिया हुआ करता था, उसका विभाजन हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान हो गया था, पहले एक ही देश हुआ करते थे। तो इन दोनों को विभाजन करने वाली जो रेखा है वो 38 डिग्री अक्षांश है, जिसका क्या नाम दिया गया, 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। और ऊपर बढ़ेंगे 38, 39, 40, 41, 42, तो एक रेखा आएगी 49 डिग्री, 49 डिग्री पैरेलल, जो कि यहां हम लिखे हैं 49 डिग्री समानांतर रेखा। वो किन दो देशों को विभाजित करती है, तो अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री और ऊपर है 49 डिग्री समानांतर रेखा, जो कि अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। 38 डिग्री किसको विभाजित करती है या किसके बीच है, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। और 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है। ये था आपका पैरेलल और चैनल। इसके अलावा 2-3 लाइन और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए कि मेरहीम रेखा, मेरहीम लाइन दो देशों के बीच है। वो दो देश कौन कौन से हैं, फिनलैंड और रूस के बीच। जब आप यूरोप का मैप खोलेंगे, यूरोप के मैप में सबसे ऊपर मिलेगा आपको फिनलैंड, ठीक है, उसके बगल में आपको रूस मिलेगा। तो रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा होगी, जाके मैप में लोकेट करिएगा, ये काम हम मैप आपके लिए छोड़ रहे हैं। फिनलैंड और रूस के बीच जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, उसे क्या बोलते हैं, मेरहीम लाइन। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हुआ करती थी, उसी तरह मेरहीम लाइन फिनलैंड और रूस के बीच है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन है जो कि हिंडनबर्ग। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, बी ग्रुप में पूछे जाते हैं। सी और डी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन बी ग्रुप में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि बी सी डी आपका एकदम अच्छे से कवर होगा। बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप हम अच्छे से पूरी तरीके से कवर कराएंगे। जो ए ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश है कि ये जो पूरा है आपका जीएस का फाउंडेशन करेगा। ये आपके लिए फाउंडेशन है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके खुद से पढ़ सकते हैं, पुराने पेपर्स निकाल करके। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, इसके आगे का जो ए ग्रुप के लिए कुछ उपयोगी चीजें हैं, हम आगे कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का ही है। आगे हम अगर समय मिला तो ग्रुप ए के लिए कुछ चीजें लेके आएंगे। चलिए, तो मेरहीम लाइन फिनलैंड और रूस के बीच है। हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, ये दोनों भी यूरोपीय देश हैं। जर्मनी और पोलैंड को खोजिएगा पॉलिटिकल मैप में, यूरोप के चाहे तो संसार जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होगा उसमें जर्मनी और पोलैंड के बीच खोजिएगा। इनकी जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, हिंडनबर्ग लाइन। इसके बाद मैगिनोट लाइन है, मैगिनोट रेखा है जो दो देशों के बीच है, जर्मनी और फ्रांस, दोनों ही पड़ोसी, जर्मनी पोलैंड है और जर्मनी और फ्रांस के साथ, ठीक है, सबसे ईस्ट में, सबसे वेस्ट में यूरोप के। तो ये सब देखिएगा, मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच है, मेरहीम लाइन फिनलैंड और रूस के बीच है। 38 डिग्री, 49 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 14 डिग्री, जिसको कोको चैनल कहते हैं, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका, जैसे ये इंडिया है और ये श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये देखिए इतनी दूरी, इसको बहुत छोटी चीजें लोग ध्यान नहीं देते। इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कुछ चीजें हम बता दे पहले। जैसे ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी है। ऊपर ये देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। नीचे आपकी मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। इसके बाद पाक की खाड़ी है, पाक बे, PAL के, पाक बे, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी इधर अरब सागर की खाड़ी है, ठीक है। यहीं पर आपका सुंदरबन है, देखिए ये आपका सुंदरबन है पूरा। सुंदरबन में एक द्वीप है जो बड़ा ही न्यूज में था, न्यू मूर द्वीप है ना, न्यू मूर द्वीप। इस पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच टसल चल रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी कि आपका न्यू मूर द्वीप हाल ही में विवाद में रहा, कहा तो सुंदरबन वाले रीजन में है। इंडिया अपना क्लेम करता है और बांग्लादेश अपना क्लेम करता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाले रीजन से क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये आपका इंडिया है, पूरा तमिलनाडु वाला ये रीजन है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, श्रीलंका है इधर, इधर इंडिया। तो इंडिया का देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि पंबन चैनल कहां है, ठीक है। पंबन चैनल किसके किसके बीच है। जलमार्ग, चैनल का मतलब जलमार्ग पहले ही बताए थे,
तो अभी आपको स्क्रीन पे एक मैप शो हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो है हिस्सा वो स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि यहां से ये जो मुख्य भूमि से हिस्सा लगा हुआ रहता है, मुख्य भूमि का लास्ट हिस्सा जो है आपका, एक जगह का नाम है जो है मंदापम। क्या नाम है? मंदापम। यहां पे इसके बाद आप लोग कभी कभी देखते होंगे, छोटा सा शॉर्ट वीडियो आता है कि समुद्र में ट्रेन चल रही है, उस पर एक ब्रिज, एक पुल, रेलवे पुल बना हुआ है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पंबन चैनल। उसी ब्रिज से ये आपका एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? रामेश्वरम, जहां के अब्दुल कलाम हुआ करते थे। इसी रामेश्वरम द्वीप को पंबन द्वीप भी कहा जाता है। ये रेड वाला जो है आपका रामेश्वरम द्वीप या फिर पंबन द्वीप है। तो आपका ये जो ब्रिज है इसी रामेश्वरम से मंदापम को जोड़ता है। मंदापम है ये जगह, इंडिया का मेन हिस्सा मंदापम है। मंदापम से रामेश्वरम को जोड़ता है कौन सा चैनल? तो पंबन चैनल। पंबन चैनल आपका मंदापम से रामेश्वरम को जोड़ता है। पूरे द्वीप का नाम रामेश्वरम है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंडिया का ये द्वीप पर रामेश्वरम, तो मान लीजिए यहीं पे पंबन है। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? इसको इंडिया का भी सबसे लास्ट पॉइंट श्रीलंका की तरफ कहा जाता है, जिसका क्या नाम है? धनुषकोडी। श्रीलंका की तरफ आपका सबसे लास्ट पॉइंट का नाम क्या है? धनुषकोडी। यानी ये कहां पर पड़ेगा? रामेश्वरम द्वीप पर पड़ेगा या फिर पंबन द्वीप पर पड़ेगा। उस जगह का क्या नाम है? धनुषकोडी। ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। और बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है एक जगह राम सेतु, जिसे कहा जाता है कि उसको आदम का पुल कहा जाता है, इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, या राम सेतु भी हम लोग कहते हैं। जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने गए थे रावण को, तो इसी पुल पर, इसी बीच में ये पुल बना करके इसी पुल के थ्रू गए थे, ठीक है। लेकिन साइंस थोड़ा सा इससे डिफरेंस करता है, इससे थोड़ा सा अलग अपनी राय रखता है। लेकिन ये अभी तक जो साइंस की भी प्रूफ मिली हुई है कि चौथी पांचवी शताब्दी तक ये पुल यूज में होता था, लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। इस पुल का साइंस क्या कहता है राम सेतु के विषय में, कि अभी आपको स्क्रीन पे इस पुल का वो स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। तो पुल जो है एक प्रवाल होते हैं, जो कि प्रवाल द्वीप आपके लक्षद्वीप वगैरह द्वीप है, उसमें प्रवालों का ही द्वीप है, कैल्शियम कार्बोनेट के वो लोग बनते हैं। तो कहा जाता है कि ये प्रवालों की एक श्रृंखला है। पूरा धनुषकोडी, यानी धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका में एक स्थान पड़ता है जिसका क्या नाम है? तलैया मन्नार। धनुषकोडी से तलैया मन्नार के बीच एक आदम का पुल साइंस कहता है, वो राम सेतु है। लगभग 1 मीटर गहराई तक उसमें पानी है, उसके ऊपर मतलब केवल 1 मीटर गहरा है वो पूरी तरीके से पुल से। आप इसमें देख लेंगे स्क्रीन पर, अभी ये पुल है, इसको आदम का पुल। तो आदम का पुल या राम सेतु किसके किसके बीच है? तो धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच। तलैया मन्नार श्रीलंका में पड़ता है, धनुष भारत का लास्ट पॉइंट है। और आपका पंबन चैनल किसके किसके बीच है? मंदापम और रामेश्वरम या फिर पंबन द्वीप के बीच, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम लोग कि इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन है? गोवा है। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है, ठीक है। लेकिन हम लोग को उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम देना होता है, तो पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आपका किस स्थान पे है। तो चौथे नंबर, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। तो ये आपको चारों याद होना चाहिए कि भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है। अब देख लें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपका कच्छ है, जो कहां पड़ता है? गुजरात में है। ये है आपका कच्छ जिला, जो कि गुजरात में पड़ रहा है। अक्सर कुछ करंट के मैगजीन भी मैं देखा कि लोग लेह कर दे रहे हैं, सबसे बड़ा जिला लेह कर दे रहे हैं एरिया वाइज, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और उसमें लद्दाख अलग कर दिया गया, जिसकी राजधानी लेह हुई। तो अब कुछ लोग मैगजीन में भी मैं देखा कि लेह लिखा हुआ आ रहा है। सबसे बड़ा जिला अब कच्छ के जगह क्या हो गया? लेह हो गया। लेकिन अभी लेह नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा लेह कम है कच्छ से, इसलिए सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका इंडिया में कौन सा है? कच्छ है। लेह मत करिएगा, किसी भी मैगजीन में अगर दिख भी जाए तब भी आपको कच्छ ही जानना है, या आपको वेरीफाई करना है तो गूगल कर लीजिएगा, उसका भी एरिया और उसका भी एरिया। सबसे छोटा जिला
इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसका एरिया सबसे कम है वो है आपका माहे, वो है माहे, जो किसका हिस्सा है, पुडुचेरी का हिस्सा है। पुडुचेरी का जिला है माहे, जो इंडिया का सबसे छोटा जिला है। पुडुचेरी के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं। पुडुचेरी इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे लगा हुआ है। तो पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं पुडुचेरी में। कौन कौन से हैं? पुडुचेरी में 4 जिले हैं। सबसे पहले आपका पुडुचेरी, इसके बाद कराईकल, इसके बाद आपका यनम और 4th है आपका माहे। ठीक है, तो इसमें जानिए कि कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों तमिलनाडु के सीमा पर हैं। यनम आपके आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, माहे आपके केरला की सीमा पर है। देखिए पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु के सीमा पर है, जो कि अलग से जिला है और किसके हिस्से हैं? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। यनम ये है आपका जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। यानी पुडुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। 2 जिले आपके तमिलनाडु से सीमा साझा कर रहे हैं, एक जिला आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है और एक माहे है जो कि केरला के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो पुडुचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु सीमा पर और आपका यनम जो है आंध्र प्रदेश की सीमा पर और माहे जो है केरल के सीमा पर है। ठीक है, तो 4 जिले हैं पुडुचेरी में, जो कि माहे केरल से, यनम आंध्र प्रदेश से, पुडुचेरी कराईकल आपके तमिलनाडु से है। तो ये याद रखिएगा। ये कारण इसका है इतना बाइफर्केटेड अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रांस का शासन था इन चारों जगह पे। जब फ्रांस गया 1954 में तो छोड़ के गया और सबको पुडुचेरी में ही शामिल कर लिया गया और आज तक अभी वही है। आगे भारत सरकार उसको सोचेगी या कुछ विचार करेगी तो इनको हो सकता है कि माहे को केरल में शामिल कर दे, पुडुचेरी कराईकल को इसमें शामिल कर दे। ये चीजें होती है जिसके बाउंड्री पर कर सकती है, पर अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, एक और चीजें आप जान लीजिए। जैसे क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आंशिक राज्य है। आंशिक राज्य का मतलब ये होता है कि हाफ स्टेट, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। उत्तर प्रदेश आपका पूर्ण राज्य है, राजस्थान पूर्ण राज्य है, आपका हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य है, लेकिन कहा जाता है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं का मतलब क्या होता है कि यहां पे केंद्र का शासन, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है सीधे सीधे केंद्र सरकार उन पे शासन कर रही है। राज्य सरकार मतलब अलग से राज्य सरकार वहां के लिए नियुक्त होती है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर कहीं विधानसभा यानी राज्यों की जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आपकी विधानसभा होगी जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आप सरकार है, तो उस राज्य को क्या कहेंगे? आंशिक। उस केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहेंगे? आंशिक स्टेट, यानी कि हाफ स्टेट उसको कहेंगे। पूर्ण राज्य का उसके पास दर्जा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है वो एक है दिल्ली जहां पे विधानसभा है और एक है पुडुचेरी जहां पे विधानसभा है। तो 2 राज्य हैं जिनको आंशिक स्टेट भी कहा जाता है, थोड़ा सा जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में देख लिए कौन बड़ा सबसे छोटा। अब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वाला, सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका आंध्र, कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में उसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहां है? पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश नहीं, क्या है आपका? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये चीजें, जैसे आपका पोर्ट ब्लेयर किस उस पे था, किस द्वीप पे था अंडमान के, आप लोग बताइएगा। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन में बताइएगा कमेंट में कि आंध्र प्रदेश पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप का हिस्सा है अंडमान में। ठीक है, ये चीजें आपको जानना है। इसके अलावा और क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जनसंख्या में भारत में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इंडिया में? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका थाने है, थाने जो कि मुंबई में है। ठीक है, आपका महाराष्ट्र में है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका दिबांग वैली, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आपको दे रहा है, जो हम बोलते हैं कि ये चीजें कमेंट करिएगा, उसको कहीं साइड में तुरंत लिख लिया करिए। वो जाइए मैप पे देखने के लिए कहते हैं तो मैप पे जाके देखा करिए, अगर उसका आंसर कमेंट में बताने के लिए कहें तो कोशिश किया करिए कि चीजें बताइए, हमको पता लगेगा आपका जैसा रेस्पॉन्स आएगा, है ना। तो ये चीजें किया करिए, और करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहने का मतलब ये कि आप उससे गो थ्रू होंगे। जब होंगे तो केवल जैसे मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश उसके लिए पोर्ट ब्लेयर के लिए गए देखने के लिए, तो उसमें पूरे अंडमान की आपको खाका मिल जाएगा, क्या है कैसे है। तो ये चीजें किया करिए उसको, जो भी हम बोलते हैं करने के लिए। आगे बढ़ेंगे कि आपका, हाँ, जैसे आपको बताना होगा कि इंडिया का कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी 3 अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, कितना राज्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 साइड से किसी एक देश के साथ घिरा हुआ है, यानी एक साइड से इंडिया की तरफ है और दूसरे साइड से कोई एक देश से ही घिरा हुआ है, पूरा 3 तरफ से, एक साइड से इंडिया से। तो वो कौन सा राज्य है, और 3 राज्यों की सीमा साझा करने वाला, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य है। 3 स्टेट हैं, आपको बता दे रहे अभी, और केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो भी आप देखिएगा। 3 स्टेट खोजना है और केंद्र शासित प्रदेश खोजना है, जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो बताइएगा कॉन्सेप्ट में, इसके बाद क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो भारतीय महाद्वीप का पार्ट 1 इससे पहले हम पढ़ा चुके थे, अब ये पार्ट 2 था। सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन को दबाकर हमको बताइए कि आपको सच में पसंद आ रहा है, और चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे, हम आपसे यही चाहेंगे। थैंक यू।